हेलो नमस्कार एंड आई वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूँ रॉबिन सिंह। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, जीके 1000 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्याख्या सहित ये एक 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है। इसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व में भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समान विज्ञान को कवर किया गया है। ये सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। ये जीएस से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप लोग घटना चक्र में पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, उसका आंसर और उसका एक बॉक्स में एक्सप्लेनेशन करके दिया होता है। सो वैसे पीडीएफ बनाया गया पूरा, तो वैसे ही मैंने एक्सप्लेन करूँगा। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट के भी लिंक दिए गए हैं। जो आपको काम की हो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर में करते हुए स्टार्ट करेंगे। सो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा हम लोग। ये सीरीज़ लगभग 10 से 12 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सेक्शन होगा भारतीय इतिहास का। क्वेश्चन 1 है, बौद्ध संगीतों के आयोजन स्थल का सही कालानुक्रम है। मतलब बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी उनका जो स्थान है उनका सही कालक्रम सेट करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी में दिया है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगिरी। थर्ड में है राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली। और फोर्थ में दिया है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। यहाँ पर 4 बौद्ध संगीतियों का जो स्थान है उसके बारे में पूछा गया है। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। और ये राजगिरी स्थान पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे शिव कुमार साबकमीर। तृतीय बौद्ध संगीति थी, इसका 251 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र नामक स्थान पर और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्तिश। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में और कुंडलवन नामक स्थान में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। ऑप्शन ए दिया है गुजरा व मास्की। ऑप्शन बी दिया है शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा। ऑप्शन सी दिया है तक्षशिला एवं लघमान। ऑप्शन डी दिया है शरेकुना जो कंधार अभिलेख था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर-ए-कुना। ये अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि सर-ए-कुना अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख था, जबकि गुर्जरा व मास्की ब्राह्मणी भाषी शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा खरुष्ठी लिपित एवं तक्षशिला एवं लघमान अरमाइक लिपि में थे। तो द्विभाषी जो अभिलेख थे अशोक के वो सर-ए-कुना जो कंधार अभिलेख था वो हो जाएगा, अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी एवं सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। यह कथन किस शासक का था। ऑप्शन ए बलबन। ऑप्शन बी खिजर खां। ऑप्शन सी सिकंदर लोदी एंड
ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। जो ऊपर कथन दिया गया, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे, ये सिकंदर लोदी का कथन था। बलबन ने रक्त एवं लौह नीति की शुरुआत की थी और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है। चंपारण सत्याग्रह के सामने दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष था? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। इसका टाइम पीरियड मिलाना है। तो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी राइट आंसर होगा तो आप लोग उसे चूज करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है ए का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 1 के साथ। मतलब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1917 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में। ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालानुक्रम है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए दिया है महमूद गजनी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है जहीरुद्दीन बाबर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने सन 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए थे तथा दिल्ली में मुस्लिम शासक की आधारशिला रखी थी। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत को मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए दिया है अल्पाइन, ऑप्शन बी भूमध्य सागरी, ऑप्शन सी मंगोलायड एंड ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेग्रिटो। नेग्रिटो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियाँ थी अल्पाइन, भूमध्य सागरी, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये सभी सैंधव की जाति थी, जबकि नेग्रिटो पूरा पाषाण काल की प्रमुख जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सैंधव स्थल से घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सुरकोतला, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो एंड ऑप्शन डी लोथल। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुतकोटला। यहाँ से घोड़े की अस्थियों पंजर के अवशेष मिले हैं। सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुतकोटड़ा में मिली हैं। सुतकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। कोटदीजी में बाणाग, बाण के आगे का वाला नुकीला हिस्सा जो होता है उसे बाणाग्र बोला जाता है। तो कोटदीजी से बाणाग, चंदहुदड़ो से झुकर झंकार संस्कृति, लोथल से एक बंदरगाह युक्त शहर प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो जन्म, गृहत्याग, ज्ञान, मृत्यु, इनका संबंध मतलब प्रतीक चिन्ह से मैच करना है। सो ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जन्म का संबंध कमल से है, गृहत्याग का संबंध घोड़ा से है, ज्ञान का संबंध पीपल जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, निर्माण का संबंध पद चिन्ह से है एवं मृत्यु का संबंध स्तूप से है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 नंबर दिया है, जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। दूसरा कथन है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों।
दोनों कथन सही है। जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर संलेखना पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन होगा, गुप्त वंश में किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी नाम से भी जानते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आप लोग इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन ए इरण, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी सुपिक, ऑप्शन डी कांची। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए इरण। भानुगुप्त के इरण अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया था और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखी प्रमाण है जो इरण से प्राप्त होता है। मतलब सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था वो इरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1230 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी इल्तुतमिश एंड ऑप्शन डी नसरुद्दीन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी मृत्यु के पश्चात आराम शाह तत्कालिक उत्तराधिकारी बना था, जिसका कुछ तुर्क मालिकों व अमीरों ने विरोध किया और स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा, जिसे 40 अमीरों का समूह, उसे चहलगामी कहा जाता था। इल्तुतमिश ने चहलगामी की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? ऑप्शन ए दीवान ए खालसा के पास किस चीज़ का मतलब उत्तरदायित्व था? ऑप्शन ए राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, ऑप्शन बी सतत जोत में आने वाली भूमि, ऑप्शन सी कृषि योग्य किंतु प्रति छोड़ी गई भूमि, या ऑप्शन डी इनाम के रूप में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान खालसा के सीधे नियंत्रण में था, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। मुगल काल में खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान खालसा का उत्तरदायित्व राज्य की सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। अगला क्वेश्चन है, अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मालवा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अकबर ने अपनी गुजरात विजय सन 1572 ईस्वी में तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनाया गया है वो अकबर के द्वारा गुजरात विजय अभियान के बाद बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था? ऑप्शन ए दिया है पत्र व्यवहार हेतु क्लर्क, ऑप्शन बी दिया है पैदल सेना अधिकारी, ऑप्शन सी दिया है ग्राम मुखिया एंड ऑप्शन डी दिया है राजस्व अभिलेखों का अनुरक्षक। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैदल सेना अधिकारी। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पागा, जिसे राजकीय घुड़सवार कहा जाता था, ऑप्शन बी सिलेदार
ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र एवं रखते थे। पैदल सेना का भी शिवाजी का सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। ये 3 हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मतलब पहला कथन है, जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। कथन दूसरा है, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पानो पाली भाषा का ग्रंथ है। तो ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं हैं। जातक ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में आरंभ हो चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण भरहूत और सांची के स्तूप की विष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से स्पष्ट है। जातक ग्रंथ पद्य एवं गद्य दोनों में लिखे हुए हैं। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नो पाली भाषा का ग्रंथ है। इसमें यूनानी राजा मिनांडर है और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई जिससे अग्नि वेदिका से सिद्धि होती है। ऑप्शन ए दिया है कालीबंगा, ऑप्शन बी सुरकोटडा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर एंड ऑप्शन डी चंदूदड़ो। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से खोजे गए हैं। अग्नि वेदिका से सिद्ध होते हैं कि कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सुरकोटडा से नगरगढ़ी और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। आलमगीरपुर सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। ऑप्शन ए दिया है वासवदत्ता, ऑप्शन बी है बृहद कथा, ऑप्शन सी है गाथा सप्तशती एंड ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य का राज सिंहासन का कथा का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। अखंड भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त की कथा विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में किया गया है। बृहद कथा के लेखक क्षेमेंद्र हैं। वासवदत्ता के लेखक गुप्त कालीन प्रसिद्ध पद्यकार सुबंधु है। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हॉल है। अगला क्वेश्चन होगा, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रनायक सुभाष चंद्र बोस जी को कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक तथा गांधी जी ने बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा था। सुभाष चंद्र बोस काबुल से ऑरलैंडो मसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लेकर रूस गए थे। उन्होंने मलेशिया में आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी के कथन थे। अगला क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था। ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग, ऑप्शन बी मनोरंजन विभाग, ऑप्शन सी अर्थ विभाग या ऑप्शन डी कर विभाग। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। तो दीवाने मुस्तखराज जो एक विभाग बनाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किनसे संबंधित है। ऑप्शन ए अनुमान, ऑप्शन बी जाप्ती, ऑप्शन सी नस्क एंड ऑप्शन डी कणकूत। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाप्ती। अकबर के शासनकाल के
24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाबती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू की गई थी। जो जाबती प्रणाली थी टोडरमल के द्वारा इन प्रमुख शहरों में लागू किया गया था। जाबती से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एंड ऑप्शन डी ऑल इंडिया एसोसिएशन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में बंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय में सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी गई थी। सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका आंसर हो जाएगा, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1919 एवं ऑप्शन डी 1935। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 में अधिनियम के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमान के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीच बो दिए थे। जब सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की गई, मुस्लिम के लिए अलग और भारतीय समुदाय के हिंदुओं के लिए अलग, तो यहीं से माना जाता है कि भारत के विभाजन का जो बीज है यहीं से बोया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में या ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है। सो यमुना एवं गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैन मत में संथारा से तात्पर्य है सभा से, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है, उत्कृष्ट मार्ग से या तीर्थंकरों की शिक्षाएं से। जैन मत में संथारा का तात्पर्य किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। जैन मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे संलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईसा पूर्व 3वीं सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण को त्यागे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चारवाक, ऑप्शन बी आजीवक, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म या ऑप्शन डी जैन धर्म। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत का प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। सो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? ऑप्शन ए धीरवादी के लिए, ऑप्शन बी निगंठ, ऑप्शन सी शून्यवादी या ऑप्शन डी आजीवक। ये सभी संप्रदाय थे। तो अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर जो गुफाएं खुदवाई थी वो आजीवक संप्रदाय के लिए थी। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर
गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये सभी बिहार में है। अगला क्वेश्चन, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1929, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1944। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946। प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली एंड ऑप्शन सी शौकत अली, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। जो 1940 में चुने गए थे वही 45 तक कंटिन्यू रहे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था त्रिरत्न, अष्टप्रधान, अष्टमार्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित हैं। जो सबसे ऊपर पेशवा प्रधानमंत्री होते थे या राजा का प्रधानमंत्री। दूसरा था अमात या मजूमदार, ये वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। तीसरे हैं वकीय नवीस, ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री होते थे। चौथा नंबर है सुरू नवीस, ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। पांचवा है सुमंत, ये विदेश मंत्री होते थे। छठे हैं सर ए नौबत, ये सेनापति और सैन्यकार देखते थे। सातवें हैं पंडित राव, ये विद्वान और धार्मिक कार्य से संबंधित थे। और जो आठवां है न्यायाधीश, ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे मंत्रिपरिषद, उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। आठों के नाम नीचे दिए गए। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी सिंधु एंड ऑप्शन डी झेलम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूर्व स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पूर्व स्थल सुत्केंडाडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और पूर्वी पूर्व स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है। भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या स्थल मुंडीगाफ एवं सोरतगई दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे। तो अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता था? जो दीवान ए कोही विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, वो किस विभाग को देखता था? ऑप्शन ए धार्मिक विषय, ऑप्शन बी कृषि की उन्नति, ऑप्शन सी सेना एंड ऑप्शन डी न्यायिक प्रशासन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि की उन्नति। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर
कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम दीवाने को ही रखा गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए चंपारण किसान आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा किसान सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली किसान सत्याग्रह एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी में गुजरात कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा था। तो अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 ईस्वी में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धीगरा प्रमुख थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नामक जो आगरा नहर है उसकी आगरा नगर है उसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी खिजर खां एंड ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। आगरा जो शहर है उसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश में बहलोल लोधी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजर खां रखा था। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वाजिरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? दीवान ए वाजिरात ए कुल नए पद का गठन किया गया था किस शासक के शासनकाल में? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब या ऑप्शन डी शाहजहां। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वाजिरात ए कुल नामक एक नए पदाधिकारी पद का गठन किया गया। पहले यह पद वकील के पास था, फिर बाद में इसे हटा करके एक नए पद का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? खान बहादुर खान, ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो ऑप्शन ए सही होगा, बरेली। खान बहादुर खान बरेली से संबंधित थे। 1857 का विरोध 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था, बरेली में खान बहादुर खान की और लखनऊ में बेइज्जत हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन सी आश्रम व्यवस्था या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। इतरे ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्यों में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन से था,
जबकि क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये ऐतरेय ब्राह्मण में इन चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था से आधार पर समाज का विभाजन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? जैन एवं बौद्ध धर्म ने किस चीज़ को स्वीकार नहीं किया था? तो ऑप्शन ने दिया है अहिंसा व्रत, ऑप्शन बी स्त्रियों का प्रवेश, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था एंड ऑप्शन डी अवतारवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया था, जो अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते थे। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया था तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी थी, मतलब दोनों ने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? कहने का मतलब कि अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी तथागुप्त, ऑप्शन सी भद्रबाहु एवं ऑप्शन डी महेंद्र। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपगुप्त। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिष्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने की थी? तो उपगुप्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकथा का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी कन्हेरी, ऑप्शन डी बाघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजंता। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं 17वीं 19वीं गुफाओं के भित्तिचित्र गुप्तकालीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दयशाला पद्धति किसने लागू की थी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन सी टोडरमल एंड ऑप्शन डी बीरबल। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दयसाला टोडरमल ने 1580-81 में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। सो दयसाला पद्धति टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा एंड ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत के बाहर से गति प्रदान करने के लिए 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी को स्थापित किया था। इस दौरान विभिन्न भाषाओं में अनेक लेख प्रकाशित होने लगे, जिसके कारण इसे 1857 की क्रांति की याद में हिंदुस्तान गदर के रूप में भी जाना गया। अगला क्वेश्चन होगा, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी राजस्व एंड ऑप्शन डी दान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेना। मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था। सेना की भर्ती, वेतन,
सैनिक संगठन आदि का रिकॉर्ड रखना एवं बादशाह के सामने प्रस्तुत करना, सेना में नवाचार, साजो सामान और सैनिक का निरीक्षण भी समय समय पर करना, ये मेरे बख्श ही देखता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बीडी सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते प्रतिरोध को देखते हुए 21 जून 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था, जिससे क्रांतिकारियों का मनोबल गिर जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए भीतरगांव में, ऑप्शन बी तिगवा में, ऑप्शन सी देवगढ़ में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी देवगढ़। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थापित है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन पूछा मतलब दिया जाता है मंदिरों का नाम, उसमें नागर शैली द्रविड़ शैली के बारे में पूछ लेता है। तो जो देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, ये नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं, जैसे शिखर युक्त मंदिर, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति, मंडप में गंगा यमुना की भित्ति मूर्तियां आदि। ये नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें शिखर होता है और गर्भगृह में मुख्य मूर्ति रखी जाती हैं, जबकि द्रविड़ शैली में दूसरा होता है। किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एवं ऑप्शन डी एनी बेसेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि 1920 का कांग्रेस का समान वार्षिक सम्मेलन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए जैन धर्म का पुनः उदय, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, ऑप्शन सी गंधार शैली का विकास या ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। कुषाण शासक कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान संप्रदायों में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लहरदार मेहराबों का प्रयोग, ऑप्शन बी लाल पत्थर का उपयोग, ऑप्शन सी हिंदू तत्व एवं ऑप्शन डी मकबरे के आसपास 4 बाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लहरदार मेहराबों का प्रयोग। ये अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं है। अकबरकालीन स्थापत्य की अनेक विशेषताएं हैं, परंतु लहरदार मेहराबों का प्रयोग नहीं होता था। अकबर के स्थापत्य में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय था। मकबरे के आसपास 4 बाग का निर्माण किया जाता था, जबकि लहरदार मेहराबों का प्रयोग शाहजहां के स्थापत्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला एंड ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खां। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सीमांत क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत में नेतृत्व किया था और खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। उन्होंने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खां जी ने लाल कुर्ती दल की भी स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर भी कहा जाता था। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर सन 1929 में हुआ था, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है? ऑप्शन में ऊषा मस्जिद, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी मूठ की मस्जिद या ऑप्शन डी जमायत खाना मस्जिद। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमायत खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमायत खाना मस्जिद लाल पत्थर से बनी थी तथा यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दिल्ली में स्थित है। यह भारत में पूर्ण रूप से मुस्लिम आदर्श पर निर्मित प्रथम मस्जिद है। ऊषा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने भरतपुर में करवाया था। मूठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। अगला क्वेश्चन होगा, मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक से नहीं मिला है? ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख, ऑप्शन बी मास्की अभिलेख, ऑप्शन सी उदयगोलन अभिलेख, ऑप्शन डी नुट्टूर अभिलेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक महान ने अपने नाम से अनेक अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, जिसमें से गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ईरानी शासक डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर किया था। बाकी मास्की अभिलेख, उद्गोलन अभिलेख, नुट्टूर अभिलेख ये सभी कर्नाटका से प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी विनय पिटक या ऑप्शन डी बुद्ध चरित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध चरित। अश्वघोषकृत बौद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एक एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानूनों का उल्लेख है एवं अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी एवं ऑप्शन डी जहांगीर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। मुगल काल में जामा मस्जिद निर्माण शाहजहां ने लाल किले के पास लाल बलुआ पत्थर से करवाया है। इसकी मुख्य विशेषता इसके विशाल द्वार, ऊंची मीनारें व गुंबद है। इसे शाहजहां के काल का धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। सो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था लाल बलुआ पत्थर से। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर दिया था? ऑप्शन ए इंडिया वॉर टू फ्रीडम, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिक पॉवर्टी। सो राइट आंसर ऑप्शन सी इंग्लैंड डेप्ट्स टू इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश संसद में अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया अर्थात इंग्लैंड भारत से एक तरफा धन का प्रवाह कर रहा है की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज कच्चे माल का निर्यात कर उससे उत्पाद निर्मित करके पुनः भारत में आयात करते थे,
रेलवे की स्थापना इत्यादि की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर एंड ऑप्शन डी प्रोफेसर मैक मुलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अशोक महान के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिली। प्रथम बार यह पढ़ा गया अभिलेख था, जो दिल्ली मेरठ अभिलेख भी नाम से जाना जाता है, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से मंगवाकर दिल्ली में गाड़ा गया था। सो अशोक के अभिलेख को और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश एंड ऑप्शन डी लोधी वंश। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोधी वंश। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोधी काल की वास्तुकला की विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिकंदर लोधी का दिल्ली स्थित मकबरा है, जो इब्राहिम लोधी ने 1517 ईस्वी में बनवाया था। इसकी विशिष्टता इसके दोहरे गुंबद का प्रयोग है। सो 60 क्वेश्चंस की सीरीज ये अभी कंप्लीट हुई। अभी ये सीरीज पूरे 1000 क्वेश्चन तक जानी है। सो जो आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हिस्ट्री क्वेश्चन से 60 क्वेश्चंस 1 घंटे में हो गए हैं, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इसको लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।